सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, अटेंडेंस ले रहे हैं। यस सर। आशीष गुप्ता, अभय कुमार, आशीष, अभय कुमार, अभय, अभिनंदन, अभिषेक कुमार सनोप अवधेश, अभिषेक कुमार सनोप रंजीत। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। कौन बोल रहे हो? सर अभिनंदन बोल रहा हूँ मैं। अभिनंदन की देर बाद। सर वो भी मैं यहीं पर था, वो माइक नहीं खुल रहा था। अभिषेक कुमार सनोप अवधेश। सर मेरी लग गई। हाँ, ठीक है सर। अभिषेक कुमार सनोप रंजीत। प्रेजेंट सर। आलोक कुमार। प्रेजेंट सर। अमन सनोप कमलेश। प्रेजेंट सर। अमन कुमार सनोप अरविंद। अमन अनिल शर्मा। प्रेजेंट सर। अमित। प्रेजेंट सर। अंजलि। प्रेजेंट सर। अंकित। रविंदर सिंह। अंकिता। प्रेजेंट सर। अंकुर। अनमोल अग्रवाल। प्रेजेंट सर। अंशुल गंगवार। प्रेजेंट सर। अनुज। अनुज। अनुपमा। प्रेजेंट सर। अनुराग सिंह रघुवंशी। अनुराग विश्वकर्मा। अपूर्वा त्रिपाठी। अपूर्वा। अर्जुन। अर्जुन। अरुण कुमार। प्रेजेंट सर। अरविंद। अरविंद। भानु प्रताप। भव्य शर्मा। भावना। भूषण सिंह मान। बिट्टू। प्रेजेंट सर। जागर। प्रेजेंट सर। चिराग त्यागी। दीपक कुमार यादव। दीपांकर। देव। प्रेजेंट सर। ध्रुव। ध्रुव।
दीक्षा गांधी, Present, sir. दिव्यांश सिंह, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु नेगी, प्रेजेंट सर। सर ध्रुव प्रेजेंट। दिवा शर्मा, Present, sir. गैंग चौधरी, गजेंद्र, यस सर। गार्गी, Present, sir. गौरव, प्रेजेंट सर। गौरव अमरचंद, प्रेजेंट सर। गौरव राजेश, गौरव सुनील कुमार, गौरव मान सिंह, हर्ष टोंगर, हर्ष वर्मा, प्रेजेंट सर। हर्ष विश्वकर्मा, हर्षित वर्मा, हेमंत, हेमंत मंडल, प्रेजेंट सर। हिमांशु, सर दीपांकर। हिमांशु, प्रेजेंट सर। हिमांशु भारद्वाज, प्रेजेंट सर। हितेन, हितेन, इंदर, इंदर, इशिता शर्मा, Present, sir. ईशु आनंद, जानवी, Present, sir. जसवीर, प्रेजेंट सर। जतिन, जतिन गुप्ता, प्रेजेंट सर। जतिन कुमार, ज्योति, Present, sir. अमल, अमल, प्रेजेंट सर। कमल, प्रेजेंट सर। कीर्ति चपराना, Present, sir. कीर्तिमान, कोमल मेहता, Present, sir. क्षमा कुमारी, लोकेश यादराम, प्रेजेंट सर। लोकेश जय भगवान, प्रेजेंट सर। मनदीप सिंह, मनोरंजन, प्रेजेंट सर। मानसी, Present, sir. ओके। अब बताइए कोई रह गया है? सर मेरे लगा जतिन कुमार। जतिन कुमार तूने बोली थी। जतिन कुमार, जतिन एक दो तीन जतिन है। जतिन जगवीर, जतिन मनोज, जतिन पप्पू। कौन से बोल रहे हो? जतिन कुमार बोल रहा हूँ सर मैं। अरे फादर नेम भी बता दो भाई। अच्छा, मिस्टर पप्पू कुमार। हाँ वही तो मैंने तीनों नाम लिए हैं ना अभी। आप तो किसी और की लग जाएगी, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। दीपांकर की लगानी है? यस सर। प्रेजेंट सर। अभी लगा रहे हैं। दीपांकर, दीपांकर हो गया। और कोई? बच्चे मेरे पास 3 ही है, मैं ऐड कर देता हूँ। अभी, भावना, अपूर्वा कर दिए मैंने ऐड। भावना, भावना की मैंने अटेंडेंस लगा दी। अपूर्वा की मैंने अटेंडेंस लगा दी। और ये अभी, अभी कौन है ये बता दो। सर अभय कुमार। अभय कुमार अभय, रोल नंबर 3 अभय, सर। अभय 1 मिनट में लगाता हूँ। अभय कुमार हो गया। और कोई? और किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो बताइए।
सर आपने चिराग गर्ग के लगा दी प्रेजेंट? बेटा आपने बोली थी सर बोली तो थी। तो फिर क्यों नहीं लगेगी? लग गई है। सर वो थोड़ी लेट लग गई, लग रहा था शायद थोड़ा लेट बोला। नहीं कोई बात नहीं, इतना मैं ध्यान रखता हूँ, लगा देता हूँ। जब ये दिक्कत तब होती है जब मैं दूसरा नाम बोल देता हूँ, उसके बाद तुम बोलोगे तो मुझे नहीं पता लगता कि आपने कौन बोल रहा है, पिछले वाला बोल रहा है या जिसका नाम बोला है वो बोल रहा है। तो जब आप ऐसा हो तो आप अपना नाम लेके बोलो, सर मैं प्रेजेंट, ठीक है? क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन कौन बोल रहा है, सबकी आवाज़ मैं नहीं पहचानता, ठीक है ना? तो जो भी बात करें आप ये नहीं कहिए कि सर मेरी लगा दो, मेरी मुझे क्या पता मेरी कौन है। नाम बोलिए, और नाम अगर एक नाम के कई बच्चे हैं तो नाम के साथ फादर नाम भी बोल दीजिए, जतिन मनोज कुमार, इस तरह से बोल दीजिए, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से सबकी अटेंडेंस लग चुकी है। सर ध्रुव की लग गई सर। ध्रुव आपने बोली थी भाई, ऐसे कंफर्म नहीं करेंगे, ऐसे तो फिर मैं चेक ही करता रहूंगा। ध्रुव तुम तो थे ही सर नहीं मैं मेरे तभी साथ। जो सर आपने नाम लिया था मैं तभी ज्वाइन हुआ था सर, स्क्रीन लोड ही हो रही थी। हाँ तो बेटा उसका मतलब लगी नहीं ना आपकी, अब लग गई है। और कोई? सर मनदीप सिंह। मनदीप, अभी लगाते हैं। मनदीप हो गया, चलो। और कोई? और कोई है भाई? और कोई नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। और कल हमने आपको ड्रॉबैक्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बताए थे। अमन कुमार, सर जी नमस्ते। नमस्ते। कौन बोल रहा है? सर अमन कुमार, अटेंडेंस लगा दो प्लीज। कौन सा अमन? अमन कुमार सन ऑफ अरविंद कुमार। ठीक है, लग गई। प्लीज मेक माई अटेंडेंस। लग गई बेटा, बोल तो रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने आपको जैसे बताया कि हमने आपको कराया था कल ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अब, ठीक है? लेकिन इससे पहले कि हम इससे आगे कंटिन्यू करें, आपको एक चीज़ है, रुक जाओ थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं अभी आपको एक लिंक भेजूंगा चैट बॉक्स में, उस लिंक से आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है, ठीक है? बस 1 मिनट लगेगा, क्योंकि CSC B ने भी कर लिया, EC ने भी कर लिया, आप ही रह रहे हो। मैं चैट रूम में एक लिंक भेजा हूं, इस लिंक को क्लिक करके आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेंगे, ठीक है? भेज दिया है मैंने लिंक, गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेंगे इस पे सभी, ठीक है? ओके, मैं शेयर कर रहा हूं आपके पास विंडो। यस, सर लिंक आया नहीं, आपने कौन सा लिंक भेजा है? बेटा चैट बॉक्स में मैंने सेंड किया है, ठीक है? चैट बॉक्स में मैंने भेज दिया है, उस पे सभी क्लिक करके गूगल मीटिंग की सर क्लासरूम। हाँ दोबारा जी, कर दो सर। दोबारा भेज दूं? हाँ जी सर, अभी तो आया नहीं है। नहीं, मैंने तो फिर भाई से मीटिंग के चैट बॉक्स में देखो भाई, जो अभी हमारी मीटिंग चल रही है। ओके, चलिए तो हम आपको नेक्स्ट आर्टिकल कराते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अभी हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपको बता दी है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इट मीन्स दिस थ्योरी हैज सम लिमिटेशंस, यानी कि इस थ्योरी में कुछ कमी है। सो आइदर दिस थ्योरी हैज टू बी इम्प्रूव्ड और दिस थ्योरी हैज टू बी रिप्लेस्ड। ओके,
इसका मतलब ये है कि या तो ये थ्योरी को इम्प्रूव करें और या फिर इसको रिप्लेस करें। तो एक्चुअली अभी हमने इसको जो ट्रीट किया है वो हमने किया है इसको ट्रीट क्लासिकल मैकेनिक्स से, यानी कि न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ से ट्रीट किया है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इससे इस थ्योरी को अप्लाई करें क्वांटम मैकेनिक्स से, तो क्या रिजल्ट आते हैं, क्या उससे चीजें सोल्व होती है, कुछ कुछ फर्क पड़ता है, वो हमें देखना है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स से ट्रीट करने के लिए, इसको क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारा गैप है जो चीजें आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्री रिक्वेस्ट है कि क्वांटम मैकेनिक्स आपको आनी चाहिए। तो वो चीजें मुझे आपको करानी है, पहले कुछ लेक्चर्स लगेंगे उसमें, उसके बाद हम उससे आगे के टॉपिक्स कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फर्मी एनर्जी क्या होती है। तो एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज फर्मी एनर्जी? फर्मी एनर्जी कोई बता सकता है? Energy required by electron to jump one Fermi level to another Fermi level. नहीं भाई, एक ही फर्मी लेवल होता है किसी भी मेटेरियल के अंदर, एक से ज्यादा नहीं होते। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास, ओके। कोई मेटल है आपके पास, उस मेटल के अंदर इस तरह से आपके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं ये, ओके। और आपने टेम्परेचर ले लिया है T इज इक्वल टू 0 केल्विन, यानी कि 0 केल्विन है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं है, इवन थर्मल एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर भी होता तो उनके पास थर्मल एनर्जी कुछ ना कुछ होती। तो अब इस मेटल में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही। मान लिया इसमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो नीचे से भरने शुरू होंगे क्योंकि एनर्जी तो है नहीं, ऊपर तो जा नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, फिर 2 यहाँ आ जाएंगे, 4 हो गए, 6, 8, 10, 12 और ये 14, ओके। तो क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन है तो एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन के ऊपर के पास, वो ऊपर नहीं जा सकते। सो दिस इज द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल, दिस एनर्जी लेवल इज द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर ये टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल है, और इस एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं? EF फर्मी लेवल कहते हैं, और इसकी एनर्जी को हम कहते हैं फर्मी एनर्जी। क्लियर है? यानी कि हम यहां पर क्या कहेंगे? एट एब्सोल्यूट 0, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, at absolute 0 temperature, all the levels above a particular level, above a particular level are completely empty, and below it all are completely filled, by electrons, ओके। आप देख सकते हैं जो फर्मी लेवल है, इसके ऊपर सारे एनर्जी लेवल जो है कंप्लीटली एम्प्टी है, और उसके नीचे सारे एनर्जी लेवल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, ओके। तो this energy level which divides completely filled which divides completely
filled and completely empty. Completely empty energy levels. Is known as Fermi level. Fermi level, and its energy is known as Fermi energy. Fermi एनर्जी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EF से। ओके, तो ये क्या है? फर्मी एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। सारा नोट करना कॉपी में। कॉपी में आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, लेकिन ये अदरवाइज ये नोट्स तो मैं आपको जो लिख रहा हूँ ये तो आपको मैं आपको दूंगा ही। ओके सर। ओके, लेकिन आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप क्लास में भी तो लिखते हो, क्लास में तो बोर्ड के नोट्स दिए नहीं जा सकते, वो तो मिट जाते हैं। सर आप एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने वो क्लासरूम का लिंक सेंड किया, उसका क्या करना? बेटा, क्लासरूम ज्वाइन करना है, उस पर क्लिक करके। सर ज्वाइन हो गया। हाँ, ज्वाइन हो गया तो अच्छी बात है। इससे पहले आपने कौन कौन से टॉपिक कराए हैं? बेटा अभी हम दूसरा ही अभी पहला एक ही टॉपिक कराया है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और कुछ नहीं कराया अभी। सर वो क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई ना, फर्मी एनर्जी से पहले क्या कराया सर आपने आज? ये पूछना चाह नहीं, रहे कुछ नहीं कराया फर्मी एनर्जी से पहले ही तो करा रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं कराया। अभी 46 बच्चों ने क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है, और भी जो रह गया है चैट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करके आप गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे। आपको ये नोट्स वहीं पे मिलेंगे। सिर्फ ऐप से देखना पड़ेगा हमें? बेटा आपको सब चीजें अपने आप मैसेज मिलता रहेगा। ठीक है, आप ओके सर। है ना सर से जिस जीमेल से लॉगिन करा उसमें सर उसी जीमेल पे आ जाएंगे मैसेज। जैसे ही आप इसको ज्वाइन कर लोगे, मैं उस पर कुछ भी करूंगा ना, मैं कोई भी चीज उस पर डालूंगा तो आपको ईमेल मिल जाएगी, मैसेज मिल जाएगा आपको। ठीक है सर आप लिंक एक बार फिर से भेज दो, मेरे में शो नहीं कर रहा। मैंने भेज दिया है, मैं सर तीसरी मेरे बार भेज चैट रहा में हूँ, फिर से भेज दिया मैंने। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ आपका फर्मी एनर्जी, आपको आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अब ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन gives the distribution of this function gives the distribution of this function gives the distribution of electrons in various available energy levels। हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी लेवल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट विल बी गिवन बाय दिस फंक्शन। ओके, किसी भी टेम्परेचर पर अवेलेबल एनर्जी लेवल्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर। ओके,
ओके, तो ये फंक्शन होता क्या है, तो मैं इसको फंक्शन को भी लिख देता हूं. इट इज गिवन बाय Fe is equal to 1 upon e to the power e minus ef अपॉन kt प्लस 1. ये हमारे पास फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. ओके, अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये बताता क्या है हमें. फर्मी डिराक function gives the probability of an energy level to be filled by an इलेक्ट्रॉन. यानी कि किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के भरे होने की, इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये बताता है. और इट गिव्स the probability of occupation of an energy level probability of occupation of an energy level at any temperature. लेवल बाय इलेक्ट्रॉन एट एनी टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो ये बताता है. ओके, क्लियर है? यस सर. ये कैसे बताता है? जैसे हम ऊपर अगर देखें, ये T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर है, यानी कि 0 केल्विन पे कोई एनर्जी नहीं है, तो इन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी. मैक्सिमम 1 ही हो सकती है. 1 है तो 100% है, 0 है तो नहीं है. और ऊपर में जो एनर्जी लेवल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस टाइम है ही नहीं इलेक्ट्रॉन कोई, तो 0 होगी प्रोबेबिलिटी. तो इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी इस टाइम पर कितनी है? 1 है. इनमें कितनी है? 0 है. So let us check it with the function. इस फंक्शन से हम इसको चेक करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर मैं फर्मी ये निकालता हूं. इफ E is less than EF, then what will be FE? FE की वैल्यू क्या होगी? आप देख सकते हैं ऊपर से E लेस देन है EF से. E की वैल्यू EF से कम है और EF की ज्यादा है. इसका मतलब EF की ज्यादा है तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. दिस फैक्टर विल बी माइनस समथिंग अपॉन T. 0 लिया है हमने, तो माइनस समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी. ओके, तो e टू दी पावर हो गया माइनस इंफिनिटी, और e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, यानी f ही यहां पर आ जाएगा 1. ओके, एंड इफ E इज ग्रेटर देन EF, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है ओके. अभी बाद में अटेंडेंस के बाद कौन कौन ज्वाइन किया है बता दीजिए एक बार. सर भूषण सिंह मान. भूषण सर अरविंद कुमार. एक मिनट, एक एक करके पहले मैं भूषण की लगा दूं.
भूषण, यस भूषण हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सर अभिषेक कुमार। अमित, सर अनुज है, अनुज। अनुज, सर अभिषेक। अनुज हो गया। सर अभिषेक कुमार। सर अरविंद कुमार। एक मिनट में, एक बार में एक ही बोलेंगे ना, जब आपको पता है एक बोल रहा है बंदा। अभिषेक कौन सा है भाई? अवधेश, रंजीत? अवधेश सर, अवधेश। ओके, अवधेश अभिषेक हो गया। और नेक्स्ट सर अरविंद कुमार। अरविंद, यस सर। अरविंद, एक मिनट, अरविंद हो गया। नेक्स्ट सर अमन कुमार। अमन कौन सा? सन ऑफ अरविंद यादव। हो गया। नेक्स्ट थैंक यू सर। नेक्स्ट और कोई? एक कोई टोंगर भी ज्वाइन किया था, क्या नाम था उसका? और कोई नहीं है, चलो ठीक है फिर। अब ई की वैल्यू अगर ई एफ से ज्यादा है, अगर ई की वैल्यू ई एफ से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन टी इज इक्वल टू 0। समथिंग पॉजिटिव अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ई टू द पावर इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एफ ई की वैल्यू क्या आएगी? एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आप देख सकते हैं कि अगर फर्मी लेवल से नीचे है एनर्जी लेवल, तो उसके भरे होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीटली वो भरा ही होगा। और अगर एनर्जी लेवल जो है ई एफ फर्मी लेवल से ऊपर है, तो उसमें भरे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, यानी कि वो बिल्कुल खाली होगा। लेकिन ये कब है? जब टी इज इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को कुछ थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो भी यही फंक्शन बताता है। ओके, अब अगर इसको मैं प्लॉट करूं, इसको अगर मैं प्लॉट्स के थ्रू आपको दिखाऊं तो ये कैसे होगा फंक्शन, लेट अस सी। ये हमने ले लिया, इधर एनर्जी ले लिया है हमने, और इधर ले लिया है हमने एफ ई। ये एफ ई है। यहाँ पर मुझे पता है कि जो हमारे पास ये E इज इक्वल टू ई एफ है। आपको पता है ई एफ से नीचे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। आप सारे ई एफ से नीचे जितने भी एनर्जी लेवल है सबकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और ई एफ के ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल है सबकी प्रोबेबिलिटी 0 है। यहाँ कहीं पर बीच में 0.5 यानी कि हाफ होगा। ओके, अब एट नॉन जीरो टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। एट नॉन जीरो टेम्परेचर, नॉन जीरो टेम्परेचर पे कैसे होगा? T इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन हेयर। T 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है। जब ऐसा है तो आपके पास ये फंक्शन है, इसके हिसाब से क्या होगी प्रोबेबिलिटी? T 0 नहीं है, बट E इज इक्वल टू ई एफ है। E की वैल्यू हमने ई एफ ले ली है। जब E की वैल्यू ई एफ ले ली है हमने, तो ये हो जाएगा E माइनस ई एफ 0 हो जाएगा। नीचे T 0 नहीं है, अगर T भी 0 होता तो 0/0 फॉर्म हो जाती, अनडिफाइंड। लेकिन T 0 नहीं है, 0 समथिंग, 0 किसी भी से डिवाइड करो 0 रहेगा। और e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 1/2 हो गया ये। दिस इज 1/2। ओके, सो एट दिस वैल्यू E इज इक्वल टू ई एफ पर नॉन जीरो टेम्परेचर पर जो फर्मी फंक्शन है एफ ई, उसकी वैल्यू कितनी आई है? हाफ आई है, 1/2 यानी कि 0.5। यानी कि नॉन जीरो टेम्परेचर पे फर्मी लेवल में के भरे होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0.5 रहेगी, हाफ रहेगी। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? मैं ऊपर वापस से फर्मी लेवल डायग्राम पे इस पे जा रहा हूँ, ये मैंने जो डायग्राम बनाया था। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकता, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकता, ऑब्वियसली ये वाला तो जा ही नहीं सकता। इसको यहां जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की चाहिए। सबसे कम किसे चाहिए? इस वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर क्या है? 0 केल्विन है, तो उनके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो वो जा ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आऊंगा तो इसे थर्मल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो थोड़ा सा एनर्जी मिल गई। अब थोड़ी सी एनर्जी मिली है तो जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर, थोड़े से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, यही एनर्जी चाहिए यहाँ पर, सिर्फ इतना ही एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर जाने के लिए सिर्फ ये एनर्जी चाहिए। ठीक है,
तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, थोड़ा सी मिलके वो ऊपर चला जाएगा। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो ये वाला एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि एनर्जी आपने थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो इतनी एनर्जी अगर उसको मिल जाएगी थोड़े टेम्परेचर पर तो वो भी जा सकता है यहाँ पर। और थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये वाला भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो पहले ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी कम बढ़ी है, थोड़ी ही मिली है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर जा सकते हैं, वो आसपास ही, यहाँ से उछले यहाँ पर, यहाँ से उछले यहाँ पर, यहीं जा सकते हैं। तो ये चीज हम दिखाएंगे, यानी कि फर्मी लेवल के जस्ट नीचे के थोड़े से इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल के जस्ट ऊपर पहुंच जाएंगे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर। और बढ़ा दोगे तो फर्मी लेवल के कुछ और नीचे के इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल के कुछ और ऊपर तक जा सकते हैं। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन विल गो और जंप इन द हायर एनर्जी लेवल्स। ये ग्राफ से मैं अगर आपको दिखाऊं इसको, तो ये कैसे होगा, लेट अस सी। ये जो हमारे पास अभी जो फंक्शन है, ये क्या है, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं और मैं इसको टेम्परेचर को कर दूं इस तरह से, ये देखिए, ये मैं बना रहा हूं इसको डायग्राम। दिस इज एट स्मॉल टेम्परेचर, ये किसी T1 टेम्परेचर पे है जो कि 0 से ज्यादा है। T1 टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कम हो गई है इलेक्ट्रॉन की। इस पॉइंट पे पहले प्रोबेबिलिटी ये थी, अब प्रोबेबिलिटी ये रह गई है, इस एनर्जी पर ये रह गई है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई कम। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पहले 1 थी, तो अब वो कम हो गई, तो अब कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ क्यों कम हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो थोड़ा और नीचे के इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी और नीचे से भी कम हो जाएगी। इस तरह से इट विल बी लाइक दिस। ओके, अब ये टेम्परेचर किस पे है, दिस इज एट T2। ओके, और बढ़ा दोगे टेम्परेचर तो ये और भी जा सकता है, और भी नीचे के इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरह से, और भी नीचे के इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं। जितना टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतने ही नीचे के इलेक्ट्रॉन उतने ही ऊपर तक जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी, जहां से जा रहे हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और जहां पे पहुंच रहे हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस इज एट T3 टेम्परेचर एंड दिस इज T3 is greater than T2 is greater than T1 is greater than 0 Kelvin। ओके, इस तरह का ये सिस्टम है यहाँ पर। इज इट क्लियर हाउ द इलेक्ट्रॉन विल जंप। हम अगर मुझे ये निकालना है कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, ये तो मैंने इन जनरल बता दिया है, ये मैंने इन जनरल बता दिया है। अब मान लीजिए कोई मेटल है मेरे पास, उसकी फर्मी एनर्जी मुझे पता है, उसकी फर्मी एनर्जी मुझे पता है, और मुझे निकालना है कि किसी एक एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसमें क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो मैं फर्मी एनर्जी की वैल्यू रखूंगा उस मेटल की, जिस एनर्जी लेवल में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वैल्यू रखूंगा, टेम्परेचर की वैल्यू रखूंगा किस टेम्परेचर पे निकालनी है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू रखूंगा, और ये प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाएगी। आई कैन इजिली फाइंड आउट विद दिस एक्सप्रेशन। मैं एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकता हूं कि किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एग्जैक्टली आई कैन फाइंड आउट। मैं ये नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, बट उसकी संभावना मैं जरूर बता सकता हूं। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है क्योंकि मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मुझे बताइए कि 1 ग्राम मोल में कितने एटम होते हैं, एनीवन? 6.02 × 10⁻23। यस, 10⁻23 कितने करोड़ हुए भाई, बताओगे? सर नहीं गिन सकते। हाँ बिल्कुल नहीं है, तो ये करोड़ भी सर नहीं ये है, तो अरब में हो जाएंगे। करोड़ है भाई। 1 करोड़ में कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सर 7 जीरो 8 जीरो हुई, ठीक है, 8 जीरो हुई करोड़ में। 10 करोड़ अरब, 1 अरब में हो गई आपकी 10। अब हमारे पास है 23, ठीक है ना, यानी कि 1000 अरब एटम है 1 ग्राम मोल में। अब जब एटम है तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी होंगे और उनके एनर्जी लेवल भी होंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं एक में इंटरेस्टेड हुई नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा कहां नहीं होगा, मुझे तो
एक रफ आइडिया चाहिए, एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम बना के दिखाया है एक्चुअली ये वाला, तो ये इतने धीरे छितरे छितरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल नहीं है, ये बहुत क्लोज है, दे आर अप्रोक्सीमेटली कंटिन्यूअस। ये क्या है? अप्रोक्सीमेटली कंटिन्यूअस है। तो मैं अगर ये कह दूं ना कि इस एनर्जी पर या इस एनर्जी रेंज में कितने, बहुत छोटी सी एनर्जी रेंज ले लूं मैं, और मैं कहूं कि इसमें कितने एनर्जी लेवल है, इसमें ही लाखों करोड़ों एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है। अब इस एनर्जी लेवल पर, इस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन के भरे होने की प्रोबेबिलिटी मान लिया आ जाती है 0.3 आ गई, तो मुझे पता लग गया कि 30% एनर्जी लेवल यहाँ पे भरी हुई है, 70% खाली है, ठीक है। और अगर मुझे एनर्जी लेवल भी पता है, मान लीजिए 100 एनर्जी लेवल है, मैं लाख करोड़ की बात नहीं करता, मान लीजिए 100 एनर्जी लेवल है, तो मुझे पता है 100 में से 30 भरी हुई है, 30 में इलेक्ट्रॉन है, बाकी में नहीं है, तो मुझे पता लग गया ना, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से तो मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे तो मोटा आइडिया चाहिए कि यहां पर इस एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 100 अगर एनर्जी लेवल है तो 100 में से कितने एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आई कैन फाइंड आउट इजीली। तो ये चीज, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको ये बता देता है। ओके, क्लियर है ना भाई? यस सर। ओके, चलिए तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने बता दिया आपको, समझा दिया आपको, इससे आगे हम चलते हैं, अब क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं हम। और जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव। मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने कहा था कि विद एवरी मूविंग पार्टिकल, विद एवरी मूविंग पार्टिकल a wave is associated with every moving particle, a wave is associated। एक हर मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएटेड है, और उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, दैट इज गिवन बाय h अपॉन एम वी, यानी कि 1/p, h अपॉन, दिस इज h अपॉन, ओके। h is the Planck constant, m is the mass, v is the velocity of the particle। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? वेवलेंथ, ओके। लेकिन हमने कहा कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ में वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस वेवलेंथ कैन बी सिग्निफिकेंट, कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द मास ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल एंड वेलोसिटी इज लार्ज। जब मास कम हो और वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो तब हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, जितनी भी कोई भी बॉडी है, कोई भी कितनी भी तेज स्पीड से जा रही है, उसमें ये ऑब्जर्व नहीं हो सकती। दिस कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन दोज, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे एरोप्लेन हो, कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि वो वेलोसिटी बहुत 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 कम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है जिसका मास क्या है, आपके पास 1 kg है, मान लिया 1 kg आपके हिसाब से बहुत है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लिया आपके पास कितनी है, मान लिया 100 मीटर पर सेकंड है। 100 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, मुझे बताएगा कोई? जीरो 0.1 आवर सर। 0.1, 100 मीटर पर सेकंड, 5/18। हाउ मच? सर आप कहना क्या चाहते हो? 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी? 360। 360। हाँ, तो 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम तो नहीं होती? सर Right? बहुत ज्यादा है क्या हो गया? सर, ये कह रहा है कि स्पीड तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसकी तो।
तो अगर ये स्पीड है तो आप वेवलेंथ अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच कितना होता है, एच होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 1 इंटू 100 भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36 मीटर। ओके, तो ये वेवलेंथ जो है माइनस 36 है, बहुत कम है। जो आपकी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है -10 मीटर। अब ये -10 नहीं है, -26 और है इसके बाद, उसको भी 26 जीरो से डिवाइड कर दीजिए। तो दिस वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हमने आसपास जो भी जितनी बॉडी हमें मूव करती हुई दिखाई देंगी उसमें हमें वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ, हम ऑब्जर्व कहाँ कर सकते हैं, जहां पर पार्टिकल का मास कम है और वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, मास कम होता है, तो इनमें हम वेवलेंथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, करते हैं, और दे बिहेव लाइक ए वेव, और इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है। वी कैन फाइंड आउट, वी कैन डू द डिफ्रेक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम से हम डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम से हम डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस ले सकते हैं, क्योंकि वेव इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन जो होता है वेव का ही होता है और किसी का नहीं होता। ओके, तो ये डी ब्रोगली वेव है, मैटर वेव है। मैटर वेव मींस मेटीरियल वेव, वो वेव जो मेटीरियल पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड है। ओके, तो ये आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट हो गया। अब डी ब्रोगली कंसेप्ट तो हमें मिल गया, लेकिन ये कंसेप्ट दिया किसने, ये कंसेप्ट दिया डी ब्रोगली ने, और उसके बाद जब इस कंसेप्ट के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन हुई तो हमें पता लगा कि श्रोडिंगर ने कहा कि अगर किसी पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएटेड है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा अपॉन एच म्यू है, एच अपॉन एम वी है इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी ग्रेटर देन सी। उसकी वेलोसिटी जो आएगी वो सी से ज्यादा आएगी। पहले एक्चुअली ये सिलेबस का पार्ट था तो हम पूरा आपको बहुत अच्छे से कराते थे, अब मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं क्योंकि कराना नहीं है मुझे, सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, मैं बस आपको कंटिन्यूटी के लिए आपको समझाते जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि वेलोसिटी जो आएगी सी से ज्यादा आएगी, तो सी से ज्यादा आने के दो चीजें हैं, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी वी है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है वेव की, तो वेव तो आगे निकल जाएगी, पार्टिकल पीछे रह जाएगा। तो अगर ऐसा है तो वेव एसोसिएटेड नहीं रह पाएगी पार्टिकल के साथ। और दूसरी बात यह है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशलिटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, and no object in this universe, no particle in this universe can travel faster than the velocity of light। कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल इस यूनिवर्स के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल यानी कि मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने कंसेप्ट तो दे दिया, लेकिन आगे आके उसमें कुछ कॉन्ट्रेडिक्शन आ गए, और ये कॉन्ट्रेडिक्शन किसने पता लगाए, श्रोडिंगर ने लगाए, और श्रोडिंगर ने फिर बाद में इसको रिमूव भी कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती, ए नंबर ऑफ वेव्स आर एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल। एक मूविंग पार्टिकल के साथ में ए नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड होती है, ए बंच ऑफ वेव एसोसिएटेड होती है। एंड ये जो वेव हैं ये किस तरह से हैं, लेट मी शो यू। तो अगर एक वेव एसोसिएटेड है, एक बहुत सारी वेव एसोसिएटेड है, तो वो किस तरह से होती है, दे फॉर्म से वेव पैकेट, वे एक वेव पैकेट बनाती है लाइक दिस, एंड इन दिस इज ए वेव पैकेट। और ये बहुत सारी जो वेव्स हैं इनके वेवलेंथ एंड फेजेस and amplitude are slightly different, and they interfere in a small region constructively where the particle can be located। इस यहाँ पर जहाँ पर पार्टिकल है उसके आसपास से कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं और उसका एम्पलीट्यूड आता है, लेकिन आउटसाइड दिस रीजन they interfere destructively and the amplitude reduces to zero very rapidly। तो जहां पर पार्टिकल है वहां पर तो ये वेव का बंच आएगा, आपको अच्छा नजर आएगा आपको,
लेकिन उसके बाहर जो है अरविंद भाइयों माइक ऑफ रखा करो। हाँ जी, हम कह रहे थे कि जहां पर पार्टिकल है उसके आसपास छोटी सी रेंज में तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है और एक एम्पलीट्यूड का एक वेव पैकेट बनाती है, और उसके बाहर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है और एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। तो यहीं पर जहां पर पार्टिकल है उसके आसपास ही एक बंच ऑफ वेव, एक वेव का बंच होता है। ठीक है, इस वेव पैकेट को हम क्या कहते हैं? इस बंच ऑफ वेव को हम कहते हैं वेव पैकेट। इस बंच ऑफ वेव को हम वेव पैकेट कहते हैं, राइट? ठीक है भाई? ओके सर। और ये इसकी जो ये इस वेव पैकेट की अपनी वेलोसिटी होती है जिसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, और ये वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है। जब ये पहले सिलेबस में था तो ये सारी चीजें हम प्रूव करके आपको दिखाते थे, लेकिन अब नहीं दिखा सकते क्योंकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो हम आपको सिर्फ बता के कंटिन्यूटी मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेव पैकेट। ये क्या है? ये वेव पैकेट है। चलिए, ये वेव पैकेट हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या कराना है आपको? अब हमने बताया आपको कि अब कराएंगे तो कल ही 10-10 हो चुके हैं कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएटेड है, हमने ये बताया आपको। और अगर किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ में वेव एसोसिएटेड है तो उसकी एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए। उसकी एक क्या होनी चाहिए? वेव इक्वेशन होनी चाहिए। और वो वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स वहीं से शुरू होती है। उसी वेव इक्वेशन को हम किसी भी पार्टिकल के लिए सोल्व करते हैं इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो वो वेव इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, वो वेव इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ड्राइव करनी है। हमें ड्राइव करनी पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि उसकी जरूरत है। आप कहोगे नहीं तो कहाँ से आई है? तो वो हम आपको कल यानी कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, तब हम आपको ड्राइव करके दिखाएंगे। और उस वेव इक्वेशन का नाम है, मैं लिख देता हूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में आपको ड्राइव करवाएंगे क्योंकि ये इक्वेशन हमें आगे यूज करनी है डेरिवेशन में, तो इसलिए हमें ये आपको कराना जरूरी है। तो यहीं से हम इसको अनशेयर कर दिया हमने आपको। किसी की अटेंडेंस अगर रह गई है तो वो मुझे बता सकता है। हेलो, किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए। हमने क्लास में एक लिंक शेयर किया था, सभी को गूगल क्लास ज्वाइन करनी है। मैंने फिर से लिंक भेज दिया, आप उसे कॉपी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक करके गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे सभी। ठीक है, मैंने अभी भेजा है, पहले भी भेजा था। जो नए हैं वो उस पर क्लिक करके गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे। सर मैं ज्वाइन हूँ इसमें? बेटा ये मैं देख मुझे ढूंढना पड़ेगा। आकाश सर एक बार चेक करना, आकाश चेक बेटा करना। मैंने क्या कहा आपको? आप दोबारा से ट्राई कर लो ना। नहीं सर, ज्वाइन नहीं आकाश। तो आप मेरी अभी आपकी क्लास खत्म होगी, मेरी दूसरी क्लास है बैक टू बैक। ठीक है, आप दोबारा से क्लिक करके ज्वाइन कर लो उस पर अगर आपको डाउट है तो मुझे लिंक ही नहीं आते हैं आपके। बेटा चैट बॉक्स में लिंक क्यों नहीं आएंगे? चैट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें मैं 4 बार लिंक भेज चुका हूँ अभी में। सर व्हाट्सएप पे, सर व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं है, इसी के चैट बॉक्स में है। अभी जो क्लास चल रही है उसी की चैट बॉक्स में लिंक मैंने भेजा है। अच्छा सर। सर व्हाट्सएप पे भेज दो, वहां से कॉपी नहीं हो पा रहा लिंक। अरे कॉपी करना ही क्यों है? क्लिक करना है भाई।
सर क्लिक करके क्रोम खुल जा रहा है, गूगल क्लासरूम में एंटर नहीं हो पा रहा। भेज दिया भाई, ग्रुप पे देख लो। भाई अभी तो देखो मैं फ्री हूँ नहीं, मेरे पास अभी आपकी क्लास खत्म होते ही मुझे दूसरी क्लास शुरू करनी है, ठीक है। शाम से पहले मैं फ्री नहीं हो पाता, मेरी कंटिन्यूस क्लास होती है सारी, एक भी क्लास फ्री नहीं होती। 15 सेकंड लगेंगे, व्हाट्सएप में डाल दो वो लिंक। सर एक्सक्यूज में सर, डाल दी ये भाई, क्लास डाल दी, कोड ग्रुप में मांग रहा है। बेटा यहाँ से कोई भी कॉपी कर लेगा, वो डाल देगा, ठीक है। सर बट ये क्लास का कोड मांग रहा है। भाई वो भेज दियो। बेटा इस पे क्लिक करोगे तो कोड नहीं मांगेगा, इसी में कोड है, जो लास्ट में इसमें लिखा हुआ है ना वही कोड होता है, लास्ट में इक्वल टू लिखा हुआ होता है ना, वही कोड होता है। इक्वल टू के बाद जो लिखा होता है इसमें लिंक में, इक्वल टू के बाद जो लिखा होता है वही कोड होता है, ठीक है ना। लास्ट में इसी लिंक में जो इक्वल टू के बाद लिखा है A2GT7XZ, ये कोड है, ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ क्लास।